नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम गांव पालमपुर, विकास की ओर बढ़ता गांव, उत्पादन के साधन, भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, पालमपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है और बाकी अन्य कई क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और दुकानदारी के अलावा परिवहन इत्यादि भी सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा आदि। पालमपुर की इस कहानी में हम यह जान पाएंगे कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां और अन्य वाहन देखे जा सकते हैं। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जो कि विभिन्न जातियों के हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, वे ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति या फिर दलित लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस के बने हुए घर होते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोगों के घरों में बिजली भी देखी जा सकती है। इसके अलावा खेतों में भी सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और गांव पालमपुर हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगा। भारतीय गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया होती है। बाकी अन्य गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है। ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसा कि हम देख पाते हैं हमारे गांव में, कस्बों में, शहरों में या फिर विश्व में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई उत्पादन जरूर कर रहा होता है। सबसे पहले उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। आखिर यह उत्पादन होता क्या है? उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम एक अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है, तो हम रोशनी के लिए बल्ब का उपयोग करेंगे। अब बल्ब के उपयोग करने से हम अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। और अगर हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे भोजन से हमारी भूख मिटती है, अर्थात भोजन में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख मिटा रही है। वहीं दूसरी ओर पानी में भी वो शक्ति है जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाती है। हम अपने आसपास मिट्टी देखते हैं। अगर इस मिट्टी में हम काम करके, इसमें अपना श्रम लगाकर इससे कुछ बर्तन बनाएं, तो उन बर्तनों का उपयोग हम कुछ सामान रखने के लिए, पानी भरने के लिए या फिर पानी पीने के लिए कर सकते हैं। अर्थात जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं, उसे उत्पादन कहा जाता है। जैसे हमने मिट्टी का उपयोग करके उससे घड़ा बनाया, उससे मिट्टी के बर्तन बना लिए।
अर्थात हमने उत्पादन कर दिया। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि का मतलब केवल जमीन से नहीं होता। भूमि के अंतर्गत हम अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी रखते हैं, जैसे पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश। भूमि के अलावा भौतिक पूंजी भी उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत हम निम्न मदों को रखते हैं, जैसे मशीन और अन्य औजार। बच्चों, उत्पादन के ये साधन कई वर्षों तक प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। इसके अलावा पूंजी और कच्चे माल की भी हमें उत्पादन में आवश्यकता होती है, परंतु पूंजी और कच्चा माल का उपयोग हम उत्पादन की मात्रा के अनुसार करते हैं। अर्थात हमें जितना अधिक उत्पादन करना है, इनका उपयोग उतना अधिक करेंगे, तथा जितना कम उत्पादन करना है, उतना ही कम हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इनको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए एक और आवश्यकता है श्रम की। श्रम अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों को संगठित करने अर्थात भूमि, श्रम और स्थायी और कार्यशील पूंजी को एक साथ संगठित करके उत्पादन करने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मानव पूंजी की। बच्चों, यह उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इन सबको ही हम उत्पादन के कारक के रूप में जानते हैं। दोस्तों, पालमपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। हालांकि उस समय बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया था। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल में लोग धान, हरी सब्जियां, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद सर्दियों में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, तिलहन तथा आलू की खेती की जाती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। प्रारंभ में यहाँ पर सिंचाई रहटों के द्वारा की जाती थी। इसके बाद नलकूपों के आ जाने से पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3-3 फसल उत्पादित कर पा रहे हैं। क्योंकि पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। दोस्तों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत बहुत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले HYV बीज प्रदान किए और इसके द्वारा खेती के नए तरीकों को भी बताया। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हालांकि अधिकतम उपज पाने के लिए
बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। इन बीजों के लिए खाद और कीटनाशक बहुत ही जरूरी थे। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और इन HYV बीजों से अब उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने गांव पालमपुर के बारे में अध्ययन किया, विकास की ओर बढ़ते हुए पालमपुर गांव की चर्चा की। इसके बाद उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की भी चर्चा की।